नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यू सीरीज के इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे 25 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक के सभी करंट अफेयर्स एमसीक्यू को एक साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश में अल्पसंख्यक उत्थान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये आपको याद रखिएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए के द्वारा सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री को डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारतीय अमेरिकी प्रवासियों ने अल्पसंख्यक समुदायों को एकजुट करने और उनका समर्थन करने के लिए मेरीलैंड अमेरिका में एक नया एनजीओ एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री को अल्पसंख्यक उत्थान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये एक एनजीओ के द्वारा प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है, जिसका नाम है, एक एनजीओ है एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज, और इनके द्वारा जो है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ग्लोबल जूनियर पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये परोपकारी जसदीप सिंह को जो है AIAM का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। AIAM का लक्ष्य 2047 तक प्रधानमंत्री के विकसित भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना है, जिसमें सभी के लिए समावेशिता और कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना है। तो ये एक एनजीओ के द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री को अल्पसंख्यक समुदायों को एकजुट करने के लिए ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है अमेरिका में। ठीक है, अगला प्रश्न है, और सैनिक हाइपरसोनिक मिसाइल जो खबरों में थी किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो ये आपको रूस के द्वारा विकसित की गई है। ठीक है, रूस द्वारा हाल ही में और सैनिक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया, जिसका रेंज है 3000 से 5500 किलोमीटर। यह यूरोप और पश्चिमी अमेरिका में लक्ष्यों पर हमला कर सकती है। इसकी अनूठी विशेषता अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों की तरह कई बार हेड ले जाने की क्षमता है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संकेत दिया है कि इस मिसाइल की तैनाती यूक्रेन द्वारा पश्चिमी मिसाइलों के उपयोग के जवाब में की गई थी, जो अभी वर्तमान में युद्ध चल रहा है उसमें एक महत्वपूर्ण ये उपलब्धि रूस के लिए है। मिसाइल को अत्यधिक सटीक होने के लिए डिज़ाइन किया गया है और वर्तमान में इसके खिलाफ कोई भी ऐसा मिसाइल नहीं है जो इसके प्रभाव को रोक सके। तो ये रूस के द्वारा छोड़ा गया है, और सैनिक हाइपरसोनिक मिसाइल जिसका रेंज है 3000 से 5500 किलोमीटर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा जारी की गई जॉब्स डायग्नोस्टिक्स फॉर यंग पीपल रिपोर्ट जो कि किस संगठन की रिपोर्ट है? तो ये भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है, लेकिन इसको तैयार किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, याद रखिएगा। जॉब्स एट योर डोर स्टेप ए जॉब्स डायग्नोस्टिक्स फॉर यंग पीपल रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा तैयार किया गया है। भारत के केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मनसुख मांडविया ने विश्व बैंक की रिपोर्ट जॉब्स एट योर डोर स्टेप ए जॉब डायग्नोस्टिक्स फॉर यंग पीपल लॉन्च किया, जिसमें 6 स्टार्स राज्य शामिल हैं। पहला है हिमाचल प्रदेश, दूसरा केरल, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है महाराष्ट्र, पांचवा है उड़ीसा और छठा है राजस्थान। रिपोर्ट में कौशल गैप का विश्लेषण किया गया है। स्कूल ट्रेंडों को स्थानीय उद्योगों के साथ इसमें जोड़ने की बात की गई है। शिक्षा और नौकरी के संबंध को और बेहतर बनाने के लिए एक रोड मैप पेश करने की बात की गई है। यह कक्षा 9 से 12 के कौशल आधारित शिक्षा को शामिल करने पर प्रकाश डालता है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ इसको संरेखित है। इसका लक्ष्य 2050 तक 50% कौशल शिक्षा तक पहुंच करना है, यानी कि जो भी स्कूली स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, उनको स्किल्ड प्रोवाइड कराया जाए ताकि वो जो भी अपॉर्चुनिटी है उसमें वो उनको मौका मिल सके। यह पहल भारत के वैश्विक कौशल केंद्र बनने और बाजार से जुड़े समावेशी विकास के माध्यम से 2047 तक उच्च आय की स्थिति प्राप्त करने के दृष्टिकोण का समर्थन करती है। तो ये रिपोर्ट जो है आपको, एक तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, और ये रिपोर्ट जो है भारत में लॉन्च किया गया है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मनसुख मांडविया के द्वारा। ठीक है, रिपोर्ट का नाम है जॉब्स एट योर डोर स्टेप ए जॉब डायग्नोस्टिक्स फॉर यंग पीपल। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही अष्टमुड़ी झील किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको केरल में स्थित है, याद रखिएगा कि अष्टमुड़ी लेक जो है यानी कि झील, अष्टमुड़ी झील जो है वो केरल में स्थित है। ठीक है, अष्टमुड़ी झील हाल ही में सुर्खियों में रहा क्योंकि मछलियों की मौत ने सीवेज प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण, अतिक्रमण, अनियंत्रित खरपतवार वृद्धि जैसे मुद्दों को उजागर किया। केरल के कोल्लम जिले में रामसर वेटलैंड, ये अष्टमुड़ी झील जो है वो रामसर साइट भी है, राज्य की दूसरी सबसे बड़ी झील है। तो ये भी याद रख सकते हैं, केरल की दूसरी सबसे बड़ी झील जो है वो आपको अष्टमुड़ी झील है, और ये आपको रामसर साइट भी है। इसका नाम मलयालम में 8 लट है, जो 8 चैनलों के साथ इसकी ताड़ के आकार की स्थलाकृति को दर्शाता है। यह झील नींदकारा मुहाना के माध्यम से समुद्र से जुड़ता है और मुख्य रूप से कलदा नदी द्वारा पोषित होती है, यानी कि इस झील से कलदा नदी जो है वो होकर गुजरती है। ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण, यह 14वीं शताब्दी में एक प्रमुख बंदरगाह था।
जैसा कि इब्न बतूता ने उल्लेख किया है कि ये एक प्रमुख बंदरगाह था। अष्टमुड़ी झील, इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, जिनमें विलुप्त प्रजातियां सिजनियस, ट्राइवनकोरियम और कैलामस रेटोंग शामिल हैं। तो अष्टमुड़ी झील जो कि केरल में है और ये राज्य की दूसरी सबसे बड़ी झील है, केरल के कोल्लम जिले में, और ये चर्चा में थी मछलियों के मौत के कारण। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सार्वजनिक प्रसारक ने ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब्स को लॉन्च किया है? तो ये भारत सरकार की प्रसार भारती के द्वारा ये वेब्स ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया गया है। प्रसार भारती ने भारत की बढ़ती स्ट्रीमिंग मांग को पूरा करने के लिए वेब्स, ये आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके WAVES टाइप कीजिएगा, और जो ऐप्स जो है आपको प्रसार भारती उसका जो डेवलपर अगर दिखाई देगा तो फिर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये नया OTT प्लेटफॉर्म है। यह ऐप लाइव टीवी, ऑन डिमांड कंटेंट जैसे कि फिल्म, शो, ई बुक, लाइव इवेंट, धार्मिक कार्यक्रम, क्रिकेट, सभी आयु समूहों के लिए गेम, ONGC नेटवर्क के जरिए ई-कॉमर्स विकल्प प्रदान करता है। इसमें निजी प्रसारकों सहित लगभग 65 लाइव चैनल शामिल हैं। वेब्स का उद्देश्य है भारतीय दर्शकों को विभिन्न मनोरंजक और खरीदारी की जरूरतों के लिए एक व्यापक डिजिटल सुविधा प्रदान करना है। ठीक है, तो ये था वेब्स के बारे में, जो कि प्रसार भारती के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रसार भारती जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग के अधीन एक स्वायत्त निकाय संस्था है। अगला प्रश्न है, डोंगफेंग 100 जो खबरों में थी, किस देश की सुपरसोनिक मिसाइल है? तो ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। चीन ने अपनी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल DF-100 यानी कि डोंगफेंग 100, जिसको चांगजियान 100 की रेंज भी कहा जाता है, की रेंज जो है वो बढ़ा दी है। इसे 1 अक्टूबर 2019 को चीन के 70वें राष्ट्रीय दिवस परेड के दौरान पेश किया गया था। DF-100 जो है वो भूमि आधारित बुनियादी ढांचे, बंकर, बड़े युद्धपोत सहित विभिन्न लक्ष्यों पर हमला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह 3000 से 4000 किलोमीटर की रेंज वाली लैंड आधारित प्रणाली है। इसे बम वर्षक के रूप में भी लॉन्च किया जा सकता है। यह मिसाइल 9 मीटर से अधिक लंबी है, जिसकी पेलोड क्षमता 500 से अधिक किलोग्राम है। रेम जेट इंजन द्वारा इसको संचालित किया जाता है। यह अपने टर्मिनल चरण में मैक 5 की गति तक पहुंच सकती है। तो ये था DF यानी कि डोंगफेंग 100 के बारे में, जो कि सुपरसोनिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, और ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लिंग आधारित हिंसा को खत्म करने के लिए भारत में शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो इसका नाम है अब कोई बहाना नहीं। अब कोई बहाना नहीं। 25 नवंबर को अब कोई बहाना नहीं अभियान शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य भारत में लिंग आधारित हिंसा को खत्म करना है। यह कैंपेन जो है महिला एवं बाल विकास तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय का संयुक्त पहल है, जिसे संयुक्त राष्ट्र महिला द्वारा पूर्णतः समर्थन प्राप्त है। लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ 16 दिनों की सक्रियता के साथ साथ यह अभियान राष्ट्रीय शून्य सहिष्णुता के रूप को रेखांकित करता है और सभी हितधारकों से जवाबदेह की मांग करता है। महिलाओं और लड़कियों के प्रति हिंसा के खिलाफ कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया जाता है। तो अब कोई बहाना नहीं, ये महिला एवं बाल विकास तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र महिला का भी जो है योगदान है। तो ये लिंग हिंसा को खत्म करने के लिए शुरू किया गया है कैंपेन। अगला प्रश्न है, हाल ही में बड़े आकार का वयस्क चींटी शेर पल्पेरिस कॉन्स्टिट्रियस कहाँ देखा गया है? हाल ही में वेयर वाज द लार्ज साइज एडल्ट एंटीलोन पल्पेरस कंट्रियस रिसेंटली स्पॉटेड? तो ये आपको तमिलनाडु में देखा गया है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। शोधकर्ताओं ने तमिलनाडु में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज परिसर में पहली बार ड्रैगन फ्लाई जैसा दिखने वाला एक बड़ा वयस्क चींटी, जिसका नाम है पल्पेरस कॉन्ट्रियस, जिसको देखा गया है। चींटी शेर न्यूरोप्टेरा और मायरमेलियो इंडिटो परिवार से संबंधित है, जिनके शिकारी लार्वा रेतीले गड्ढों में चींटियों को फंसाते हैं। दुनिया भर में पाए जाने वाले मुख्य रूप से शुष्क रेतीले क्षेत्रों में उन्हें दिन के दौरान देखना मुश्किल होता है, लेकिन रात में रोशनी के पास दिखाई देते हैं। वयस्क डेम सेल्फली जैसे होते हैं, लेकिन उनके शरीर नरम होते हैं, पंख जो है वो फीके होते हैं और लंबे क्लबनुमा एंटीना होते हैं। चींटी शेर हानि रहित, कमज़ोर, उड़ने वाले होते हैं और चींटियों जैसे कीड़ों को खाकर ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये था जो कि तमिलनाडु में पाया गया है, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज परिसर में। ये इसका नाम था, याद रखिएगा, पल्पेरिस कॉन्ट्रारियस, और ये तमिलनाडु में पाया गया है और ये चींटी का एक प्रकार है, चींटी का। ठीक है, अगला प्रश्न है, खबरों में रहा
क्यास्नूर वन रोग किस राज्य में सामने आया है? तो ये कर्नाटक में सामने आया है। क्यास्नूर फॉरेस्ट डिजीज जो है वो आपको न्यूज़ में देखा गया है, ये आपको कर्नाटक में देखा गया है। ठीक है। चिकमगलूर के स्वास्थ्य अधिकारी क्यास्नूर वन रोग को रोकने के लिए सतर्क हैं। ये जो रोग है इसे बंदर बुखार भी कहा जाता है। ये एक टीक जनित वायरल रक्तस्रावी बीमारी है जो पहली बार 1957 में कर्नाटक के क्यास्नूर वन में देखा गया था। यह बीमारी क्यास्नूर वन रोग वायरस के कारण होती है जो टिक जनित एन्सेफलाइटिस कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। यह टिक के काटने और संक्रमित जानवरों खासकर बंदरों के संपर्क में आने से फैलता है, लेकिन इंसानों के बीच ये नहीं है। लक्षणों में तेज बुखार, मतली, दस्त और कभी कभी न्यूरोलॉजिकल रक्तस्रावी समस्या भी होती है। 5 से 10% मृत्यु दर इसमें देखा जाता है। इसका कोई इलाज अभी तक नहीं है। इसमें सहायक देखभाल महत्वपूर्ण है। इसमें प्रभावित क्षेत्रों में एक टीका जो है वो उपलब्ध कराया गया है। तो ये चिकमंगलूर के स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा क्यास्नूर वन रोग को देखा गया है, जो कि पहली बार 1957 में कर्नाटक के क्यास्नूर वन में देखा गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, होजागिरी लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो ये आपको याद रखिएगा, रियांग जनजाति से संबंधित है। ये लोक नृत्य है। अगर पूछा जाए कि होजागिरी लोक नृत्य जो है वो किससे संबंधित है, तो रियांग से। और किस राज्य से संबंधित है, तो रियांग समुदाय जो है, जिसे ब्रू के नाम से भी जाना जाता है, होजागिरी दिवस पर ये त्रिपुरा, तो ये होजागिरी दिवस जो है वो त्रिपुरा में मनाया जाता है। त्रिपुरा में रियांग समुदाय ने होजागिरी दिवस पर छुट्टी की मांग की है। इस दिन वह अपना सांस्कृतिक दिवस मनाते हैं। रियांग जो है वो त्रिपुरा में दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि रियांग जनजाति जो है वो कहाँ जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो ये आपको दूसरा समुदाय है आपको त्रिपुरा में। राज्य का एकमात्र विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह है पीजीवीटी। ये त्रिपुरा, मिजोरम और असम में पाए जाते हैं, जिनकी आबादी लगभग 1,88,080 है। ठीक है। रियांग अपनी उत्पत्ति म्यांमार के शान राज्य से मानते हैं। अलग अलग शहरों में त्रिपुरा में ये प्रवास कर गए हैं। तो याद रखिएगा, त्रिपुरा से रियांग समुदाय जो कि होजागिरी दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, सेना दिवस परेड 2025 का आयोजन किस शहर में होगा? तो याद रखिएगा, पुणे में इसका आयोजन किया जाएगा। पुणे 15 जनवरी 2025 को पहली बार सेना दिवस परेड की मेजबानी करेगा। यह परेड 1949 में भारत के पहले सेना कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के एम करियप्पा के सम्मान में आयोजित की जाती है। तो भारत के पहले सेना कमांडर इन चीफ जो थे फील्ड मार्शल के एम करियप्पा, इनके सम्मान में सेना दिवस परेड जो है वो आयोजित की जाती है 1949 से, और ये 15 जनवरी को आयोजित की जाती है, जिसका अगला एडिशन जो है आपको 2025 के 15 जनवरी को आयोजित होगा और वो स्थान होगा पुणे। परंपरागत रूप से दिल्ली में आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम 2023 में शहरों में बारी बारी से आयोजित किया जाएगा, जिसमें 2023 और 24 में ये आपको बेंगलुरु और लखनऊ में आयोजित किया गया। पुणे का चयन इसकी सैन्य विरासत और दक्षिणी कमान मुख्यालय के रूप में भूमिका को दर्शाता है। कार्यक्रम में मार्चिंग टुकड़ी, मशीनीकृत स्तंभ, रक्षा तकनीक प्रदर्शन, युद्ध प्रदर्शन, मार्शल आर्ट आदि को शामिल किया जाएगा। जनवरी में आयोजित होने वाली अपनी सेना को जाने प्रदर्शनी में उन्नत हथियार और सैनिकों के बीच बातचीत का प्रदर्शन किया जाएगा। यह पहल एकता को बढ़ावा देता है और नागरिकों के सशस्त्र बलों से नागरिकों को जोड़ता है। तो जो अगला परेड दिवस जो है वो पुणे में आयोजित होगा। इसमें एक प्रदर्शनी भी आयोजित होगी जिसका नाम है अपनी सेना को जाने। और ये क्यों आयोजित किया जाता है, तो फील्ड मार्शल जो भारत के पहले फील्ड मार्शल थे, फील्ड मार्शल जो सेना के कमांडर इन चीफ थे, फील्ड मार्शल के एम करियप्पा, उनके सम्मान में 1949 से यह परेड आयोजित की जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ द वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम? तो इसका पहला उद्देश्य जो है चिकित्सा सुविधाओं तक सार्वजनिक पहुंच को प्रदान करना गलत है। विद्वानों के शोध लेखों और पत्रिकाओं तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ये दूसरा हो जाएगा, टू ऑफर कंट्री वाइड एक्सेस टू स्कॉलरली रिसर्च आर्टिकल एंड जर्नल। ये एक जो है ये नहीं होगा, वो गलत टिक लग गया है। इसका आंसर जो है वो बी होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विद्वानों के शोध लेखों और पत्रिकाओं तक देशव्यापी पहुंच के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना को मंजूरी दी है। इसे सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों और केंद्रीय अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं के लिए एक डिजिटल उपयोगकर्ता अनुकूल प्रक्रिया के माध्यम से प्रशासित किया जाएगा। इसमें क्या है कि सभी जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन हैं, उनमें एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा और उस प्लेटफॉर्म पे जो है वर्ल्ड की जितने भी रिसर्च आर्टिकल्स जर्नल्स हैं, जो फेमस जर्नल्स हैं,
उनको सब्सक्रिप्शन, एक ही जगह पे सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि उनके जो स्टूडेंट्स हैं या रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनको जो है एक्सेस मिल सके, और उसका जो पेमेंट है वो सरकार करेगी। तो ईजिली जो है वर्ल्ड के जो फेमस रिसर्च आर्टिकल्स हैं या जो भी रिसर्च हुए हैं उनका जो एक जो है प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके सरकार इस योजना के माध्यम से सभी यूनिवर्सिटीज़ और स्कॉलर्स को जो है प्रोवाइड कराएगी। यह योजना अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देगी, जो ANRF कहल का पूरक है। सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क, ये इन्फ्लिबिट जो है राष्ट्रीय सदस्यता का समन्वय करेगा, यानी कि इसके द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। यह एकीकृत पोर्टल के माध्यम से पत्रिकाओं तक सभी को पहुंच सुनिश्चित करेगा। इस योजना में सभी सरकारी प्रबंधित उच्च शिक्षा और अनुसंधान एवं विकास संस्थान शामिल होंगे। 2025 से 2027 तक इस योजना के लिए 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह सरकार की शिक्षा पहलों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच को बढ़ावा देगा। तो सिंपल सा बात है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन प्लान जो है सरकार लॉन्च करेगी 2025 में, और 2 साल के लिए 6,000 करोड़ इसके लिए सरकार ने आवंटित किया है। इसमें जो है सरकार के द्वारा सब्सक्रिप्शन बेस्ड जो रिसर्च जर्नल्स हैं उसको सभी के लिए प्रोवाइड करेगी। जो भी भारत में रिसर्च स्कॉलर हैं, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज हैं और या शोध संस्थान हैं, उनको एक्सेस मिल सकेगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन शब्दों को शामिल करने को सही ठहराया है? तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने 42वें संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। 1976 में आपातकाल के दौरान प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। न्यायालय ने कहा कि इन शब्दों को व्यापक स्वीकृति मिली है। स्पष्ट है कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद की शक्ति प्रस्तावना सहित संशोधनों की अनुमति देती है। फैसले में इस बात पर जोर दिया गया कि संविधान जो है वो एक जीवंत दस्तावेज है जो भारतीय समाज में इन अवधारणाओं की वकालत होती व्याख्या को दर्शाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 42वें संविधान संशोधन की संवैधानिक वैधता को जो है बरकरार रखा है, जिसके द्वारा धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी शब्द को संविधान में जोड़े गए थे, संविधान के प्रस्तावना में जोड़े गए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, यमांडू ओरसी को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? यमांडू ओरसी को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये उरुग्वे हो जाएगा। वामपंथी राजनीतिज्ञ और पूर्व मेयर यामांडू ओरसी ने उरुग्वे के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है, जिससे 5 साल के रूढ़िवादी नेतृत्व के बाद केंद्र में वाम सरकार की वापसी हुई है। पूर्व राष्ट्रपति जोस मुजिका इन द्वारा समर्थित ओरसी पर्यावरण नीति और सामाजिक समावेश आर्थिक विकास के लिए संतुलित दृष्टिकोण पर जोर देते हैं। तो यामांडी ओरसी जो है वो उरुग्वे के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए अभिनव डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो ये आपका ऐप है टीचर ऐप, इसका नाम है टीचर ऐप। ठीक है, टीचर ऐप। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लॉन्च किए गए टीचर ऐप का उद्देश्य आधुनिक कक्षाओं के लिए आवश्यक कौशल से शिक्षकों को लैस करके भारत में शिक्षा क्रांति लाना। भारतीय एयरटेल फाउंडेशन द्वारा विकसित यह पाठ्यक्रम वीडियो और इंटरेक्टिव सत्रों सहित 260 घंटे से अधिक संसाधन उपलब्ध कराएगा। यह प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है, जो छात्र जुड़ाव और सीखने के परिणामों को बढ़ाने के लिए निरंतर शिक्षक विकास के महत्व पर जोर देता है। शिक्षकों के एक समुदाय को बढ़ावा देकर इस ऐप के माध्यम से नवीन शिक्षण प्रथाओं को समर्थन दिया जाएगा। स्कूल को प्रभावी शिक्षण वातावरण में बदलने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है, जिसका नाम है बाल विवाह मुक्त भारत? तो ये आपको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा 27 नवंबर 2024 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरुआत किया गया है। यह अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से प्रेरित है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 2015 में शुरू किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य बाल विवाह को खत्म करना, शिक्षा और उद्यमिता के माध्यम से लड़कियों को सशक्त बनाना, बाल मृत्यु दर, लिंगानुपात, शिक्षा में प्रगति के बावजूद 5 में से 1 लड़की की शादी 18 साल से पहले हो जाती है, जिससे गरीबी और मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। बाल विवाह के खिलाफ शपथ में 25 करोड़ नागरिक शामिल होंगे। जागरूकता और रिपोर्टिंग के लिए बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल जो है वो लॉन्च किया जाएगा। तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा 27 नवंबर को बाल विवाह मुक्त अभियान शुरू किया गया है, जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से प्रेरित है और इसके लिए बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 12वें संस्करण का आयोजन
किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये आपको असम में किया जा रहा है। असम के काजीरंगा में 26 से 29 नवंबर 2024 तक 12वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। तो काजीरंगा में 26 से 29 नवंबर तक 12वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया गया। इसका आयोजन पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किया गया। यह आयोजन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों के लिए पूर्वोत्तर भारत की पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो अपने एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, इस आयोजन की पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करता है। तो ये पर्यटन मंत्रालय के द्वारा आयोजन किया गया अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का, जो कि काजीरंगा में आयोजित किया गया, असम में है। टूर ऑपरेटर, होटल व्यवसायी, उद्यमी, मीडिया अधिकारियों सहित लगभग 400 प्रतिभाशाली इसमें भाग लिए। आईटीएम उद्योग को मजबूत करने के लिए नेटवर्किंग सहयोग, पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए एक मंच जो है वो प्रदान करता है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट, जो कि असम के काजीरंगा में आयोजित हुआ। अगला प्रश्न है, मोंटेसिल्वानो इटली में अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये आपको हो जाएगा दिविथ रेड्डी के द्वारा जीता गया है। हैदराबाद के 8 वर्षीय दिविथ रेड्डी ने इटली के मोंटेसिल्वानो में अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप को जीत लिया गया है। उन्होंने सात्विक स्वैन और जिमी गुओ के साथ बराबरी करते हुए 9-11 अंक बनाए, लेकिन बेहतर टाई ब्रेकर स्कोर के कारण स्वर्ण पदक हासिल किया। 1784 की फीडा फाइड रेटिंग वाले दिविथ ने अपने पहले 4 मैच जो है वो जीते थे, 2 मैच हार गए थे, लेकिन फिर लगातार 5 मैच जीतकर खिताब को अपने नाम किया। फाइड विश्व कैडेट चैंपियनशिप 2024, जिसका आयोजन 14 से 27 नवंबर के बीच इटली के मोंटेसिल्वानो में आयोजित की गई थी, जिसमें अंडर 8, अंडर 10 और अंडर 12 की श्रेणियाँ थी। ठीक है, तो ये दिविथ रेड्डी के द्वारा जीता गया है, जो कि हैदराबाद के 8 वर्षीय हैं। अगला प्रश्न है, पेन्नियार नदी जल विवाद में कौन से 2 राज्य शामिल हैं? तो ये तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच नदी जल विवाद है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच पेन्नियार नदी जल विवाद पर बातचीत करने वाली समिति की रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। पेन्नियार नदी, जिसे दक्षिण पेन्नार नदी भी कहा जाता है, तमिलनाडु और कर्नाटक से होकर ये जो नदी है वो निकलती है। यह कर्नाटक के नंदी हिल से निकलती है और तमिलनाडु में 80 किलोमीटर दक्षिण की ओर बहते हुए कुडालोर में बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। नदी का बेसिन जो है वो 16,019 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें से 77% जो है वो आपको तमिलनाडु में है। प्रमुख सहायक नदियों में चिन्नार, मारकंडा, वनियार, पमंग शामिल हैं। बेंगलुरु जलग्रहण क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर है, एक प्रमुख प्रदूषक भी माना जाता है। तो पेन्नियार नदी जो है वो आपको तमिलनाडु और कर्नाटक से होकर बहती है, तो उनके बीच में विवाद है जल बंटवारे को लेकर। ये 320 किलोमीटर की दूरी तय करती है बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये आपका हो जाएगा 1985 में। द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि ASCI वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? तो 1985 में। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद, जिसने 2024-25 के लिए अपनी अर्धवार्षिक कंप्लेन रिपोर्ट जो है जारी किया है, इसमें बड़ी संख्या में भ्रामक विज्ञापनों पर प्रकाश डाला गया है। खासतौर से रियल एस्टेट और ऑफशोर सट्टेबाजी के संदर्भ में इसमें कहा गया है। 1985 में स्थापित भारतीय विज्ञापन मानक परिषद एक गैर लाभकारी संगठन है, स्वैच्छिक स्वनियामक निकाय है, जो सुनिश्चित करता है कि विज्ञापन स्वनियमन के लिए अपने कोड का पालन करे, कानूनी, सभ्य, ईमानदार और सत्यनिष्ठा विज्ञापनों को बढ़ावा दे। ASCI टीवी, प्रिंट, ऑनलाइन सहित विभिन्न मीडिया में शिकायतों की जांच भी करता है। 18 जून 2024 से भारत में नए टीवी विज्ञापनों के लिए ASIC कोड का अनुपालन करना अनिवार्य है। ASCI को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त दी गई है। यह विज्ञापन स्वनियमन पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद का भी हिस्सा है। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के बारे में, जिसकी स्थापना 1985 में एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी, गैर लाभकारी, यानी कि ये सरकारी संस्था नहीं है। और इसके द्वारा जो है एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि आजकल भ्रामक विज्ञापन यानी कि झूठे विज्ञापन का प्रचलन जो है वो बढ़ा है, जिसमें सबसे ज़्यादा योगदान रियल एस्टेट और ऑफशोर सट्टेबाजी का है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये आपको लद्दाख में स्थापित किया गया है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन किस शहर में स्थापित किया गया है? लद्दाख नहीं होगा, लेह होगा। ठीक है,
लेह होगा, याद रखिएगा। अमारा अमारा राजा इंफ्रा, ये कंपनी का नाम है। अमारा राजा इंफ्रा ने एनटीपीसी के लिए लेह लद्दाख में पड़ता है भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन स्थापित किया है। तो ये एनटीपीसी के द्वारा फंडेड है और इसको स्टेब्लिश किया है अमारा राजा इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा। इससे इस क्षेत्र में उत्सर्जन मुक्त परिवहन संभव होगा, जिससे भारत ग्रीन मोबिलिटी में अग्रणी बनेगा। एनटीपीसी 5 हाइड्रोजन ईंधन सेल बसें तैनात करेगा। इस परियोजना में डिजाइन, निर्माण और 3 साल की संचालन और रख रखाव योजना जो है शामिल है। यह स्टेशन 3400 मीटर की ऊंचाई पर -25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर प्रतिदिन 80 किलोग्राम ग्रीन हाउस गैस का उत्पादन करेगा, यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करेगा। यह स्टेशन भारत के राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन का हिस्सा है, जो देश भर में बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन परियोजनाओं को बढ़ावा देता है। तो 3 चीज़ें हैं, एक तो एनटीपीसी के द्वारा ये एस्टेब्लिश किया गया है, लेकिन उसका निर्माण हमारा राजा इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा किया गया है और इसका जो स्ट्रक्चर है 3400 मीटर का है। इसके लिए एनटीपीसी के द्वारा 3 जो है बस जो है वो चलाई जाएगी, ताकि ग्रीन मोबिलिटी को सुनिश्चित किया जा सके, राष्ट्रीय हरित मिशन को बढ़ावा दिया जा सके। अगला प्रश्न है, भारत में विमानन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह 2024 कब मनाया जाएगा? तो 25 नवंबर से 29 नवंबर तक ये आपको मनाया गया, ठीक है। 25 नवंबर से 29 नवंबर तक ये मनाया गया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अपने सभी हवाई अड्डों और एयर नेविगेशन सेवा संस्थानों पर 25 से 29 नवंबर तक विमानन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह 2024 मना रहा है। इस पहल में विमानन सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पूरे भारत में सप्ताह भर की गतिविधि को शामिल किया गया है। AAI के अध्यक्ष विपिन कुमार ने ICMO ग्लोबल एविएशन सेफ्टी प्लान के साथ प्रयासों को रेखांकित करते हुए सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। अगला प्रश्न है, नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 49वां है, याद रखिएगा। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2024 49वां स्थान है। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2024 भारत 49वें स्थान पर है। 2023 में भारत जो है 11 पायदान ऊपर था। 2023 से भारत 11 पायदान जो है ऊपर है। नेशनल रेडिनेस इंडेक्स 54 वेरिएबल्स का उपयोग करके टेक्नोलॉजी, पब्लिक गवर्नेंस के आधार पे 133 अर्थव्यवस्थाओं का, यानी कि 133 देशों का मूल्यांकन करता है। पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। रिपोर्ट में भारत के स्कोर में 2023 में 49.93 से 2024 में 53.63 तक का सुधार देखा गया है। 49 भारत का रैंक है, ये 133 देशों में, याद रखिएगा। और ये जारी किया गया है, पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि समाचारों में देखा गया ई दाखिल पोर्टल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये उपभोक्ता शिकायतों से संबंधित है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने ई दाखिल पोर्टल को देश भर में सफलतापूर्वक लागू किया है, जो अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चालू है। इसे राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा 2020 में लॉन्च किया गया था। यह पोर्टल उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने का एक नया कम लागत वाला माध्यम है, जिससे त्वरित और परेशानी मुक्त सुविधा मिलता है। यह उपभोक्ताओं को शिकायत दर्ज करने, मामलों की प्रगति को ट्रैक करने, ऑनलाइन भुगतान की स्थिति का अनुमति देता है, जिससे भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। यह प्लेटफॉर्म उपभोगकर्ताओं के अनुकूल है, पूरे भारत में सुलभ है। उपभोगकर्ता और अधिवक्ताओं दोनों को OTP या एक्टिवेशन लिंक के माध्यम से सुरक्षित रूप से शिकायत दर्ज करने में सहायता करता है। ई दाखिल एक पारदर्शी, कागज रहित शिकायत निवारण प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। तो ये उपभोक्ता मामलों के विभाग के द्वारा ई दाखिल पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये 2020 में ही लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, जोरवा जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस भाग में पाई जाती है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। पहली बार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जारवा जनजाति के 19 सदस्यों को भारत की मतदाता सूची में शामिल किया गया है, याद रखिएगा। जारवा जनजाति के 19 सदस्यों को भारत की मतदाता सूची में शामिल किया गया है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। जारवा एक स्वदेशी जनजाति है, जिसे विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो मध्य और दक्षिण अंडमान द्वीप सहित में द्वीप समूह में रहते हैं। वे विलुप्त हो चुके जांगिल जनजाति के वंशज हैं और माना जाता है कि वे अफ्रीका से बाहर आने वाले पहले मानव प्रवासियों में से एक थे। पारंपरिक रूप से शिकारी, भक्षक, मछुआरे जारवा अपने क्षेत्र की जमकर रक्षा करते और अपने मजबूत स्वास्थ्य और शारीरिक कद के लिए जाने जाते। उनकी आबादी, जो कभी उपनिवेशवाद के कारण घट रही थी, अब 240 से 400 व्यक्तियों के बीच हो गई है। तो ये
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इनका निवास है और इनमें से 19 सदस्यों को मतदाता सूची में शामिल किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपको मासातो कांडा को नियुक्त किया गया है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? तो इसका मसातो कांडो नाम है, मसातो कांडो। मसातो कांडो को सर्वसम्मति से एडीबी का 11वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे अगले साल 24 फरवरी को पद संभालेंगे। 59 वर्षीय कांडा को अंतर्राष्ट्रीय वित्त और नीति में 40 वर्षों का अनुभव है। वे वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के विशेष सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे नीति नियोजन के लिए उप प्रधानमंत्री, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए वित्त के उप जैसे पदों पर रह चुके हैं। कांडा ने टोक्यो विश्वविद्यालय से लॉ में स्नातक और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमफिल की डिग्री प्राप्त की है। G7 और G20 जैसे वैश्विक मंचों में उनका नेतृत्व बहुपक्षीय सहयोग और वैश्विक चुनौती से निपटने पर उनके फोकस को उजागर करता है। तो मसातो कांडा को सर्वसम्मति से एशियन डेवलपमेंट बैंक का 11वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पुलिस महानिदेशक का अखिल भारतीय सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपको भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। वेयर वाज द ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस 2024 हेल्ड? तो ये आपको भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशक के अखिल भारतीय सम्मेलन 2024 में भाग लिया। 29 से 1 दिसंबर तक 3 दिवसीय सम्मेलन ये चल रहा है और आज समापन होगा उसका। तटीय सुरक्षा, नए आपराधिक कानून, नशीले पदार्थ जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर केंद्रित था। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पद से सम्मानित किया गया। सम्मेलन ने पुलिस पेशेवरों के लिए अपराध नियंत्रण, कानून और व्यवस्था तथा आंतरिक सुरक्षा खतरों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया। इसमें योग सत्र, व्यावसायिक सत्र और अनौपचारिक चर्चाओं के लिए विषयगत भोजन तालिका शामिल थी। यह 59वां सम्मेलन था। 2014 में शुरू की गई परंपरा को इसमें जारी रखा गया। अगला प्रश्न है, उस प्रवासी पक्षी का क्या नाम है जिसने हाल ही में राजस्थान, भारत में सबसे लंबी प्रवासी उड़ान का रिकॉर्ड तोड़ा? तो ये आपको डेमोइसेल क्रेन इसका नाम है। साइबेरियन डेमोइसेल क्रेन सुख पाक ने भारत के राजस्थान में 3676 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करके एक रिकॉर्ड बना दिया है। यह सबसे बड़ी क्रेन प्रजाति है जो अपने एकांत और सामाजिक व्यवहार के लिए जानी जाती है। भारत में इस पक्षी का सांस्कृतिक महत्व है, जहां इसे कुंज या कुर्जा नाम से जाना जाता है। डेमोइसेल क्रेन खेतों, मैदानों, रेगिस्तानों, पानी के पास के मैदानों में रहते हैं। मध्य यूरेशिया में प्रजनन करते और भारत और उप सहारा अफ्रीका में सर्दी ये बिताते हैं। सुखपाक ने भारत पहुंचने के लिए रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए एक असामान्य मार्ग का अनुसरण किया। संरक्षण प्रयासों में राजस्थान के खीचन में भारत का पहला डेमोइसेल क्रेन रिजर्व शामिल है। उनके संरक्षण की स्थिति सबसे कम चिंताजनक है, लेकिन वे आवास के नुकसान और शिकार जैसे खतरों का सामना कर रहे हैं। तो 3676 किलोमीटर की दूरी तय करके ये डेमोइसेल क्रेन जो है वो भारत में आए हैं। सुखपाक इनका नाम है। अगला प्रश्न है, नगाड़ा महोत्सव जो खबरों में देखा गया था किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये आपको रेंगमा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। रेंगमा जनजाति जो कि नागा जनजाति है, नागालैंड के सेमिन्यू आर्यस मैदान में नगाड़ा उत्सव सह मिनी हॉर्नबिल उत्सव मनाया। रेंगमा नागालैंड और असम में रहने वाला एक तिब्बत वर्मा जातीय समूह है। 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड में उनकी आबादी 62,951, असम में इनकी आबादी 22,000 है। वे नजोंग या इजांग के रूप में पहचाने जाते हैं। मंगोलायड नस्लीय समूह से संबंधित रखते हैं। ये पूर्वोत्तर भारत में बसने से पहले यूनान पर्वतों के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया से ऊपरी बर्मा में चले गए थे। एक समय में इनके बीच दास प्रथा प्रचलित थी, लेकिन अंग्रेजों के इस क्षेत्र में आने तक यह कम हो गई। तो ये रेंगमा नागा जनजाति के बारे में था और ये नागालैंड में और असम में पाए जाते हैं। नागालैंड और यहाँ देख लो, नागालैंड और असम में इनकी असम में जनसंख्या जो है 22,000, नागालैंड में आपको 62,951। अगला प्रश्न है, गिरनार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको गुजरात में स्थित है। गिरनार वन्यजीव अभयारण्य से पृथ्वी अवलोकन ने 2000 से 2020 तक मुख्य मंदिर क्षेत्र के पास बस्तियों में वृद्धि दिखाई। इसी अवधि के दौरान अभयारण्य में घने जंगल काफ़ी हद तक खुले जंगल में बदल गए। गिरनार वन्यजीव अभयारण्य गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है और सौराष्ट्र क्षेत्र में बीहड़ गिरनार पहाड़ियों में फैला हुआ है। इसे 2008 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। अभयारण्य एशियाई शेर सहित कई लुप्तप्राय प्रजातियों का घर है।
अगला प्रश्न है आईपीएल नीलामी के इतिहास में बिकने वाला सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? तो ये आपको वैभव सूर्यवंशी। बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2025 में नीलाम होने वाले राजस्थान रॉयल्स के द्वारा इनको 1.10 करोड़ रुपए में खरीदे जाने के बाद सूची में है। वैभव आईपीएल नीलामी में साइन होने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। इनकी उम्र जो है वो आपको 14 साल की बताई जा रही है। अगला प्रश्न है आईपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ऋषभ पंत सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं और इनको सऊदी अरब के जेदा में आयोजित हुई नीलामी में कुल 182 खिलाड़ी को खरीदा गया। आईपीएल 25 की नीलामी में कुल 577 खिलाड़ी शामिल थे। ऋषभ पंत आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। उन्हें लखनऊ की टीम ने खरीदा। इस बार कुल 395 खिलाड़ी जो है वो अनसोल्ड रहे। वहीं वेंकटेश अय्यर सबसे महंगे ऑलराउंडर बने, जिन्हें केकेआर ने 23.75 करोड़ में खरीदा। ठीक है। अगला प्रश्न है हाल ही में दिनेश भाटिया को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? दिनेश भाटिया को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है ब्राज़ील में। ठीक है। दिनेश भाटिया को हाल ही में ब्राज़ील में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। 1992 बैच के आईएफएस अधिकारी भाटिया के पास व्यापक कूटनीतिक अनुभव है। उन्होंने भारत और विदेश दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विदेश मंत्रालय ने 25 नवंबर 2024 को इसकी घोषणा की है। अगला प्रश्न है अटल इनोवेशन मिशन 2.0 के लिए सरकार के द्वारा कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? तो 2750 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में नीति आयोग के तहत चल रहे अटल इनोवेशन मिशन को 2750 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ 31 मई 2028 तक जारी रखने को मंजूरी दी है। अटल इनोवेशन मिशन 2016 में नीति आयोग द्वारा स्थापित एक प्रमुख पहल है। अगला प्रश्न है हाल ही में सीसीआई ने किस कंपनी को फ्लिपकार्ट में हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दी है? तो ये आपको अल्फ़ाबेट कंपनी है और ये गूगल की पेरेंट कंपनी है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अल्फ़ाबेट की सहायक कंपनी शोरलाइन इंटरनेशनल होल्डिंग्स को वॉलमार्ट के स्वामित्व वाले फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड में हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत शुरू किया है? तो ये अन्नपूर्णा देवी के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एरोस्पेस का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है ये व्याख्या है डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम बनाने वाली संस्था ब्रह्मोस एरोस्पेस का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। उन्होंने भारत में मिसाइल कार्यक्रम खासकर पृथ्वी और अग्नि मिसाइल सिस्टम में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला प्रश्न है 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक पुरस्कार जीता है? तो ये आपको टॉक्सिक फिल्म को 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है दिया गया है। लिथुआनिया की फिल्म टॉक्सिक को 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जबकि रोमानियाई निर्देशक बोगदान मुरेसानू को उनकी फिल्म द न्यू ईयर दैट नेवर केम के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सिल्वर पिकॉक पुरस्कार मिला है। किसको मिला है? रोमानियाई निर्देशक बोगदान मुरेसानू को उनकी फिल्म द न्यू ईयर दैट नेवर केम के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सिल्वर पिकॉक पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है हाल ही में एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय सेना द्वारा उनके प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा हाल ही में सेना के लिए एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। यह प्लेटफॉर्म आर्मी डेटा नेटवर्क का होस्ट करेगा। इसमें स्केलेबल आर्किटेक्चर है। एकलव्य सॉफ्टवेयर एक प्रशिक्षण सॉफ्टवेयर होगा, प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म होगा। अगला प्रश्न है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हमने पढ़ा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है। देश के पूर्वोत्तर भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 12वां संस्करण 27 नवंबर को असम के काजीरंगा में शुरू हुआ। इसका आयोजन हर साल पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है हाल ही में अमिया कुमार बागची का निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो ये इकोनॉमिक्स थे। भारत के प्रसिद्ध आर्थिक इतिहासकार माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रोफेसर अमी कुमार बागची का निधन हो गया है। उन्हें आर्थिक इतिहास में उनके क्रांतिकारी योगदान के लिए जाना जाता है। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा पूरी की। अगला प्रश्न है हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये आपको सिद्धार्थ कौल के द्वारा संन्यास की घोषणा की गई है। हाल ही में तेज गेंदबाज सिद्धार्थ कौल ने भारतीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वह 2008 अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा थे।
सिद्धार्थ कौल ने 2018-19 में भारत के लिए 6 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले और 4 विकेट उन्होंने लिए थे। तो ये थी आज की वीकली करंट अफेयर्स डिस्कशन वीडियो। मिलते हैं अगले डिस्कशन में अगले वीक, तब तक के लिए धन्यवाद।